तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। हम्म। इसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश फोनिक्स 1 कॉन्सोनेंट साउंड्स। और पहली नजर में ये छोटे बच्चों के लिए एक रंगीन सी प्यारी सी वर्कबुक लगती है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब का रिव्यू करना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या सीखने के तरीके में ही कोई ऐसा राज छिपा होता है जो मुश्किल चीज को भी आसान बना दे। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस किताब की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है और शुरू करने से पहले एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। बताइए। जो लेखिका हैं डॉक्टर अमिता बाजपेयी, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो मनोविज्ञान और शिक्षा में पीएचडी की है। ओह अच्छा, तो ये साफ है कि इस किताब में जो भी तरीके अपनाए गए हैं वो सिर्फ भाषा सिखाने के लिए नहीं है। उनके पीछे इस बात की गहरी समझ है कि बच्चों का दिमाग असल में जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। यानी ये सिर्फ ABCD सिखाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। लेखिका ने अपने शुरुआती नोट में मल्टी सेंसरी अप्रोच और बच्चे की अपनी गति से सीखना ऐसे कुछ भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज हम समझेंगे कि इनका असल में मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, मुझे एक पैटर्न सा दिखने लगा। हर व्यंजन या कॉन्सोनेंट के लिए लगभग एक जैसा ही ढांचा है। ओके। मिसाल के तौर पर ह की ध्वनि वाले सेक्शन को लेते हैं। इसमें 4-5 अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हैं। पहली में अक्षरों की एक लाइन है जिसमें से बच्चे को ह पहचान कर उस पे गोला बनाना है। बहुत ही बुनियादी शुरुआत। हाँ, अगली एक्सरसाइज में कुछ तस्वीरें हैं जैसे टोपी, मुर्गी, झोपड़ी, दरियाई घोड़ा, और बच्चे को उन तस्वीरों पर गोला लगाना है जिनके नाम H से शुरू होते हैं। ठीक है। फिर शब्दों की एक लिस्ट है जैसे हैट, बिहाइंड, हैंड, हेन, और उनमें से H की आवाज वाले शब्दों को पहचानना है। और सबसे आखिर में एक खाली जगह भरो वाली एक्सरसाइज एट, एन, एंड। अब पहली नजर में ये सब बहुत सीधा साधा लगता है, शायद थोड़ा बोरिंग भी। क्या ये सिर्फ बार बार रट्टा लगवाने का एक तरीका नहीं है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन ये रटना नहीं है। ये सीखने की एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। अच्छा। शिक्षा विज्ञान में इसे कहते हैं आइसोलेशन से कंटेक्स्ट की ओर जाना। आइसोलेशन से कॉन्टेक्स्ट, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप किसी भी नई चीज को पहले उसके सबसे सरल रूप में, मतलब अकेले में सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे उसे असल दुनिया के संदर्भ में रखते हैं। ओके। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले बच्चे को सिर्फ अक्षर की शक्ल पहचानना सिखाया जा रहा है, बाकी सब कुछ हटा दिया गया है। ये है आइसोलेशन। ठीक है, मतलब सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना। बिल्कुल। फिर उस अक्षर की शक्ल को तस्वीरों से जोड़ा जाता है। अब बच्चा अक्षर को एक असली चीज से जोड़ रहा है। ये पहला कॉन्टेक्स्ट है, एक विजुअल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद उसे बोले गए शब्दों में उस ध्वनि को पहचानने के लिए कहा जाता है, जो सुनने के कौशल को जोड़ता है। और आखिर में जब बच्चा उस अक्षर को लिखकर शब्द पूरा करता है तो वो अपने हाथ और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो ये है वो मल्टी सेंसरी तरीका जिसके बारे में लेखिका बात कर रही थी। देखना, सुनना, बोलना और लिखना सब एक साथ। एकदम सही। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, इसमें शरीर की सारी इंद्रियां शामिल हो रही हैं। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी को गिटार सिखा रहे हैं। आप उसे पहले दिन ही पूरा गाना बजाने को नहीं कहते। नहीं, जाहिर है। आप पहले उसे एक एक तार को पहचानना सिखाते हैं, फिर एक एक नोट बजाना, फिर कॉर्ड्स, और फिर जाकर कोई धुन। ये वर्कबुक भाषा के साथ ठीक वही कर रही है। हर एक्सरसाइज एक नया सेंस या इंद्रिय जोड़कर उसी जानकारी को मजबूत कर रही है, जिससे वो बच्चे के दिमाग में गहराई तक बैठ जाए। ये तरीका तो समझ में आता है, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से सिखाना। लेकिन मैंने एक और दिलचस्प बात देखी। क्या? किताब सिर्फ उन शब्दों पर ध्यान नहीं दे रही जो किसी अक्षर से शुरू होते हैं। जैसे एस की ध्वनि के लिए सिट और सन जैसे शब्द तो हैं, लेकिन साथ में बस और क्रिस्प जैसे शब्द भी दिए गए हैं। हाँ, जहाँ एस की आवाज आखिर में आती है। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इससे छोटे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे? अभी तो वो बेचारे बस एस की आवाज पहचानना सीख रहे हैं और उन्हें शब्द की शुरुआत, बीच और आखिर हर जगह उसे ढूंढने को कहा जा रहा है। क्या ये उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? ये एक बहुत जायज चिंता है। पारंपरिक तरीकों में अक्सर सिर्फ शुरुआती ध्वनियों पर ही फोकस किया जाता है क्योंकि वो पहचानना सबसे आसान होती हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन ये किताब एक कदम आगे जा रही है।
शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये बच्चों को बहुत फायदा पहुंचाता है। कैसे? देखिए, अगर कोई बच्चा सिर्फ ये सीखता है कि एस की आवाज शब्द के शुरू में आती है, तो जब उसे बस जैसा शब्द पढ़ने को मिलेगा तो वो अटक जाएगा। अच्छा। वो शायद BU तक तो पहुंच जाए, पर आखिर के एस को डिकोड नहीं कर पाएगा। ये वर्कबुक शुरू से ही बच्चों के कानों को इस तरह से ट्रेन कर रही है कि वो शब्दों को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी ध्वनि श्रृंखला के रूप में सुने। मतलब ये सिर्फ अक्षर पहचानना नहीं, बल्कि एक तरह से कानों की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। ये बच्चों को सिखा रहा है कि भाषा एक लीगो के खेल की तरह है, जहाँ ध्वनियाँ अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जिन्हें आप शुरू, बीच या आखिर कहीं भी लगा सकते हैं। वाह, लीगो अच्छा उदाहरण है। जे की आवाज जग में शुरू में है, पर मेजर में बीच में है। ये समझ स्पेलिंग बनाने की नींव रखती है। अगर बच्चे को पता है कि आवाजें कहीं भी आ सकती हैं, तो वो BUS जैसी स्पेलिंग को सिर्फ रटेगा नहीं, बल्कि उसके लॉजिक को समझेगा। ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है। इस तरह से तो भाषा के नियम अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएंगे। और इसी बात से मुझे कुछ और पेचीदा अक्षरों का ख्याल आ रहा है। जैसे कि मेरी नजर Q और X पर पड़ रही है। मुझे याद है बचपन में Q को लेकर हमेशा कंफ्यूजन होती थी कि इसके साथ U क्यों आता है। हाँ, होती है। इस किताब ने इसका क्या हल निकाला है? हाँ, अंग्रेजी में ऐसे कई ट्रिकी अक्षर हैं। देखते हैं किताब इन्हें कैसे हैंडल करती है। Q वाले सेक्शन में क्वीन, क्विल्ट, क्यू, क्विक जैसे शब्द हैं, और हर शब्द में बिना किसी अपवाद के Q के ठीक बाद U है। मजे की बात यह है कि किताब में कहीं भी ये नियम लिखा नहीं है कि Q is always followed by U। ये सिर्फ उदाहरण देती है। और यही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। इसे डिस्कवरी लर्निंग या पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। पैटर्न रिकग्निशन? हाँ, बच्चों को नियम बताने के बजाय उन्हें इतने सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि वो खुद ही उस पैटर्न को पहचानने लगते हैं। जब कोई बच्चा खुद किसी नतीजे पर पहुंचता है, तो वो ज्ञान उसके लिए ज्यादा मायने रखता है और इसे हमेशा याद रहता है। मतलब वो मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ और मैं शायद याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा। एकदम वही। अब X के मामले को देखिए। X से शुरू होने वाले शब्द बहुत कम है ना? जैसे एक्सरे या जाइलोफोन। हाँ, बहुत कम है। इसलिए किताब ज्यादातर उदाहरण उन शब्दों के देती है जहां X आखिर में आता है। बॉक्स, फॉक्स, फिक्स, टैक्स। जब आप X की बात कर रहे हैं, मुझे याद आया कि मेरे भतीजे ने एक बार बॉक्स की स्पेलिंग बुक्स लिखती थी। क्या ये किताब उस तरह की गलतियों को रोकने में मदद करती है? बिल्कुल। और यहीं पर तस्वीरों की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा? जब बच्चा बॉक्स शब्द के साथ एक डिब्बे की तस्वीर देखता है, तो उसके दिमाग में 3 चीजें एक साथ जुड़ती हैं। बॉक्स की आवाज, BOX, ये तीनों अक्षर, और डिब्बे की एक असली तस्वीर। ये एक बहुत मजबूत न्यूरल कनेक्शन बनाता है। मतलब अमूर्त अक्षरों को ठोस चीजों से जोड़ा जा रहा है। हाँ, एक बच्चे के लिए फ की अमूर्त आवाज को याद रखना मुश्किल है, लेकिन पंखे यानी फैन की तस्वीर को याद रखना बहुत आसान है। ये वर्कबुक हर अक्षर के लिए यही करती है। K के लिए पतंग, L के लिए शेर। ये तस्वीरें सीखने की प्रक्रिया में एक मजबूत विजुअल एंकर या हुक का काम करती हैं। सही है। जिससे जानकारी को याद रखना और बाद में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। आपके भतीजे ने बॉक्सेस इसलिए लिखा क्योंकि उसने आवाज को डिकोड किया, लेकिन अगर उसने बॉक्स शब्द को बार बार डिब्बे की तस्वीर के साथ देखा होता, तो उसके दिमाग में ये विजुअल पैटर्न बैठ जाता कि KS आवाज के लिए X अक्षर का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये किताब सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें दोहराव है, पर हर बार एक नई गतिविधि के साथ, ताकि बोरियत ना हो। इसमें ऑनलाइन वीडियो टूल्स का भी जिक्र है, जो शायद उन बच्चों के लिए है जो स्क्रीन पर देखकर बेहतर सीखते हैं। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये तरीका हर बच्चे के लिए काम करता है? कुछ बच्चे शायद रटकर ज्यादा तेजी से सीखते हो। क्या ये धीमी कदम दर कदम वाली प्रक्रिया उन बच्चों को बोर नहीं कर देगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब हमें लेखिका के उस शुरुआती संदेश में मिलता है, जहां उन्होंने कहा था कि ये किताब बच्चे की अपनी गति से सीखने के लिए है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे इन अभ्यासों को बहुत तेजी से पूरा कर लें और कुछ को ज्यादा समय लगे। इस तरीके का मकसद रेस जीतना नहीं है, बल्कि एक मजबूत और गहरी नींव बनाना है। मतलब रफ्तार से ज्यादा मजबूती पे जोर है। हाँ,
जो बच्चे रटकर तेजी से सीखते हैं वे अक्सर नए और अनजान शब्दों को पढ़ने में अटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्दों को रटा है, उन्हें डिकोड करने का तरीका नहीं सीखा। ये बात तो है। ये तरीका शायद शुरू में धीमा लगे, लेकिन ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। वे किसी भी नए शब्द को देखकर उसे ध्वनियों में तोड़ने और पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और इसका डिजाइन देखिए, हर पन्ने पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, काफी खाली जगह है, निर्देश बहुत सरल है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, काफी खुला खुला है। ये सब जानबूझकर किया गया है ताकि कोई भी बच्चा, खासकर वो जिसे सीखने में मुश्किल होती है, उसे देखकर घबराए नहीं। तो ये एक तरह से सीखने के बोझ को कम करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये बताता है कि किसी भी जटिल कौशल को सिखाने के लिए उसे उसके सबसे छोटे, सबसे आसान हिस्सों में तोड़ना कितना प्रभावी हो सकता है। आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, हर हिस्से के लिए अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करके अभ्यास करवाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरे चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बच्चों को भाषा सिखाना सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये मनोविज्ञान, एक सही तरीका और बहुत सारे धैर्य का संगम है। ये वर्कबुक दिखाती है कि कैसे मल्टी सेंसरी तकनीक और एक व्यवस्थित नजरिया सीखने को एक उबाऊ काम की जगह एक मजेदार खेल बना सकता है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत बड़े विचार पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, लेकिन ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे सिखाया जा रहा है। ये शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिखाने का तरीका ही ये तय करता है कि कोई चीज बच्चे को आसान लगेगी या पहाड़ जैसी मुश्किल। और हमने ये चर्चा एक बच्चों की किताब से शुरू की थी, लेकिन ये बात तो हर तरह की लर्निंग पर लागू होती है। बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की चर्चा को खत्म कर सकते हैं।